वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम करेंगे 24 फरवरी का अपना न्यूज़ डिस्कशन। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कल से हमने जो प्रीलिम्स की न्यूज़ डिस्कशन है, मैं इनका प्रेजेंटर चेंज हुआ तो कई लोगों का कहना था कि क्यों ना जो पहले कर रहे थे वही से कंटिन्यू कर पाएँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कुछ निजी कारणों की वजह से वो भी इसको नहीं कर सकते, हालांकि इंटरनल डिस्कशन वही कर रहे हैं। तो कई लोगों की इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ या फिर अभी कुछ दिन तक इसे हम रोक देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि हम क्या करें इसके साथ, कि अभी कुछ दिन का ब्रेक इस पे ले लें या फिर जो ये चल रहा है उसको मैं तब तक चलाऊँ जब तक कि वो वापस नहीं आ पाते। क्योंकि देखिए, वीडियोस बनाने में टाइम काफ़ी लगता है। अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी संतुष्टि हो, अदरवाइज़ हम इसको बीच में कुछ दिन तक डिले कर सकते हैं कि कुछ टाइम बाद कैरी फॉरवर्ड किया जाए। सो अपने आप रिव्यूज़ जो है वो वेबसाइट पे दे सकते हैं। सो कोशिश होगी कि हम इसको जितना ज़्यादा हो सके इंटरेक्टिव बनाएं। नहीं, आप कमेंट्स दें, हम कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी उसे इसको अगले वीडियोस में ठीक करने की। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 24 फेब का प्रीलिम्स डिस्कशन। सो सबसे पहले था मास नेस्टिंग बाय ऑलिव रिडली। ऑलिव रिडली एक टर्टल है, सबसे पहली बात, जो कि ओडिशा के कोस्ट पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ओडिशा के कोस्टल एरियाज़ में हाल ही में 3.8 लाख, साढ़े तीन, मतलब लगभग 4 लाख के आसपास ऑलिव रिडली टर्टल्स ने अंडे दिए थे, जो मास नेस्टिंग हुई थी। तो पहले नेस्ट बनाते हैं ये, हालांकि मैमल से नेस्ट के अंदर जाके अंडे देते हैं। तो क्या होता था कि पहले कई बार जो कोस्ट थी उस पर नाव चलती थी और लोग आ जाते थे, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौत होती थी। काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ में रहा था ये मुद्दा। तो हाल ही में जो मास नेस्टिंग है इसको लेके सब चौंक गए, क्योंकि ऑलिवर रिडली टर्टल्स जो नेस्टिंग करते हैं वो रिवर माउथ, मतलब नदी के मुहाने पर करते हैं, जहाँ पर सेलिनिटी, मतलब नमक की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये अगर नदी जा रही है लेट्स से, तो यहाँ जो नदी का मुहाना होगा, यहाँ पर कहीं पर आप सी या नदी का मुहाना, जहाँ आपको थोड़ा सा एरिया मिल जाए जिस पर कि नमक या फिर इसकी सैलिनिटी कम हो, वहाँ पर अंडे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से नेस्टिंग कर सकते हैं। तो हालांकि ये बात पहले से क्लियर थी, पर हालांकि जो इन्होंने नई जगह चुनी है इसको लेकर काफ़ी समस्या नज़र आ रही है लोगों की। आखिर ये क्या वजह है सैलिनिटी फैक्टर का, के बारे में भी क्लैरिटी थी, पर ये श्योर नहीं था कि सैलिनिटी फैक्टर की वजह से ही ऐसा होता है या फिर मास नेस्टिंग का और जो कोस्ट लाइन है इससे क्या संबंध है। तो अब इसके ऊपर कुछ रिसर्च होगा, पर बेसिक न्यूज़ ये है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि एक मास नेस्टिंग ऑलिव रिडले ने की थी। कहाँ पर पाई जाती है? गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। और जो कोस्ट थी वो थी ऋषिकुल्य रुकरी कोस्ट। और हाँ, ऑलिव रिडले वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं अंडर आईयूसीएन लिस्ट। और ऑलिव रिडली को हम देखते हैं कि ये हमारा ऑलिव रिडली टर्टल है। और क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि पहले इसको काफ़ी ज़्यादा शिकार होता था इसके मांस के लिए, या फिर नेस्टिंग करते थे, तो उनकी जो कोस्ट थी वहाँ पर लोगों का इंटरफेरेंस होता था, जिससे काफ़ी दिक्कत इन लोगों को आती थी। सो ये कुछ रीजंस हैं कि उसके बाद ऑपरेशन कच्छप चलाया था, जिसके तहत काफ़ी कुछ कंट्रोल किया गया था इनके हैबिटेट को कंट्रोल करने के लिए। जो फिशरमैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया गया था कि आपको कैसे मछली पकड़नी है, कैसे नहीं पकड़नी है, और कैसे इन टर्टल्स के साथ मिलकर काम किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब आप एक तरह के लोगों को साथ लेके काम करते हैं। तो ऑपरेशन कच्छपा ये चलाया गया था उड़ीसा में। रिडली टर्टल्स के, रिडली टर्टल्स क्या है, वल्नरेबल हैं और कहाँ पाए जाते हैं, 4-5 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट सेक्शन में। आगे इसकी जो भी न्यूज़ डेवलप होगी हम कोशिश करेंगे उसको ट्रैक करने की। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लोरोसिस इन नोआपाड़ा। नोआपाड़ा असल में उड़ीसा के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर हाल ही में पिछले साल 2 साल पहले काफ़ी न्यूज़ बनी थी, क्योंकि कई लोगों को फ्लोरोसिस था। फ्लोरोसिस असल में क्या होता है, दांतों की बीमारी है। ठीक है, डेंटल से डेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो फ्लोरोसिस फ्लोराइड की वजह से होता है। पर कई जगहों पे जहाँ पे ग्रेनाइट होता है या फिर पानी में फ्लोराइड मिल जाता है, वहाँ के लोगों को फ्लोरोसिस होती है। इससे दांत के अलावा उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसकी वजह, कंटेमिनेशन की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरोसिस की, फ्लोराइड की वजह से ट्रिपल हो गई है। मतलब क्योंकि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हैं ये। और जो यहाँ के लोग हैं वो चल भी नहीं पाते ठीक से, और बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी ये पकड़ लेती है। और इसलिए फ्लोराइड कंटेमिनेशन हालांकि काफ़ी विजिबल होते हैं इसके इफेक्ट। मतलब आप देख सकते हैं कि होता क्या है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, लोग ठीक से चल नहीं पाते। कई जगह टर्न्स, नए नए बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लाखों लोगों को ये समस्या हुई थी, क्योंकि वहाँ का पानी हाई फ्लोराइड कंटेंट था। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाटर सैनिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसको ऐड कर सकते हैं कभी मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की वजह से एक तो हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, दांत में होना नॉर्मल सी बात होती है, पर इसके अलावा किडनी, लीवर, सबको इशू
की समस्या पैदा हो चुकी है कई जगहों में। और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लेकर एक नेशनल रूरल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। नाबार्ड ने भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स में पैसे दिए ताकि ये फ्लोरोसिस को ख़त्म किया जा सकता है। पर पिछले महीने फिर कुछ टीम विजिट्स के साथ पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नौपाड़ा में भी फ्लोरोसिस बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझने की बात है कि हेल्थ और सैनिटेशन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको ऐसे में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बेसिक प्रीलिम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसिस होता क्या है? फ्लोरोसिस फ्लोराइड टॉक्सिसिटी है जो कि हाई है इंडिया में। जो मैंने आपको बताया, वेल्स जो होते थे कुएं, वहाँ पर कंटेमिनेट हो जाते थे, लोग कुओं का पानी पी पी के इससे ग्रस्त हो जाते थे। और ज़्यादा अमाउंट में करने के बोन फॉर्मेशन में असर करता है, हड्डियाँ का निर्माण नहीं हो पाता और बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हैं, जो मेन इसका मुद्दा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नागा पीस अकॉर्ड। हाल ही में जो आर एन रवि है, जो इंटरलोक्यूटर हैं, उनका कहना है कि पीस जो अकॉर्ड है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक नागा ग्रुप NSCN-IM के साथ ही अकॉर्ड साइन किया था। वैसे NSCN दो भागों में बटा हुआ है, एक NSCN-IM है और एक NSCN-K है, कैपलांग। तो ये अभी तक पीस अकॉर्ड में नहीं था और ये अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही माना जा रहा है कि भाई इसने अंडरग्राउंड अटैक्स किए। तो अभी हाल ही में पिछले 2-4 महीने पहले CRPF और आर्मी ने कई ऑपरेशन के खिलाफ चलाए थे और NSCN-IM ने पीस अकॉर्ड साइन किया था गवर्नमेंट के साथ पिछले साल। लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि पीस अकॉर्ड के बारे में क्या हुआ। कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में से कवर करने की कोशिश की थी कि नागालैंड के एरिया के आसपास मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ नागा ट्राइब्स रहते हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि भाई जहाँ भी नागा है वो नागालिम, ग्रेटर नागालिम। तो नागालिम को लेकर काफ़ी इशू बने हुए हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रगल है, कहा जाता है साउथ एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग स्ट्रगल है नागालैंड का। और उसे रोकने की कोशिश की थी गवर्नमेंट ने कि भाई एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। लेकिन हाल ही में जो नागालैंड में CM है उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर जो मणिपुर के इलेक्शंस होने वाले हैं 4 और 8 मार्च को, उन्हें वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ पड़ा है। स्ट्राइक कॉल कर रखी UCI ने, यूनाइटेड नागा काउंसिल ने, इनकी अपनी अलग डिमांड है। तो इन सब को देखते हुए काफ़ी इशू काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया था कि वो पब्लिक में आया नहीं था कि आखिर क्या मुद्दा है नागा पीस अकॉर्ड का। तो अभी हाल में क्लैरिटी आई है कि अभी कोई वो नहीं बना है फ्रेमवर्क कि आपको इतना एरिया मिलेगा, उतने राज्य बनेंगे। मणिपुर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बने थे जिनको लेकर इन लोगों को काफ़ी समस्याएं थी। तो ये मेन मुद्दा था। प्रीलिम्स से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हिस्टोरिक नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 अगस्त को, जो मैंने आपको बताया। 2 डिकेट्स की नेगोशिएशन के बाद 60 साल पुराना नागा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। पीस चाहती थी इंडिया, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पे। इन्होंने कहा था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जाएगा। अब वहीं पर है, उनको पहले ही काफ़ी रियायतें दी गई हैं। अब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वहाँ के म्यूनसिपैलिटीज़ वाला वहाँ अप्लाई करना चाहा CM ने, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा उपद्रव हुआ। इसकी वजह से लोगों ने हाईवे जाम कर दिए, महिलाओं का आरक्षण की वजह से को के मामले में भी दिक्कतें आई। तो और फिर वो वापस लिया गया और CM तक को रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी, आपका समाज में कितना ज़्यादा आप उसको ओपन कर सकते हो और कितना तक आपको उसकी जो विरासत है उसको संजोना है। तो दो चीज़ें एक साथ हैं। ये फिर एक सोसाइटी का क्वेश्चन बन जाता है कि कितना महत्वपूर्ण है समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ना और कितना महत्वपूर्ण है अपनी संपदा और संस्कृति को बचा के रखना। अब किसको आप रिफॉर्म कहेंगे और किसको आप कंजर्वेटिज्म कहेंगे, रूढ़िवादिता। तो ये मुद्दा है, हालांकि प्री के हिसाब से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिंजा एक जगह है युगांडा में, जो हाल ही में न्यूज़ में आई कल, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो युगांडा में यहाँ पर गए थे। और इन्होंने कहा था कि ये जो एरिया है ये काफ़ी फेमस है इंडिया की पॉपुलेशन को लेके, कि सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटीज़ जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, युगांडा में यहीं पे आई थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यहाँ करता था। कहाँ पर? जिंजा ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिंजा में महात्मा गांधी जी की जो अस्थियाँ थी वो नाइल में बहाई गई थी युगांडा में। तो अब तो युगांडा साउथ युगांडा के और तंजानिया के बीच में विक्टोरियन लेक आती है, जहाँ पर बाउंड्री बनती है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अलग मैटर है। पर बात ये कि हिंदू में जो इसका आर्टिकल था वो था बाय द नाइल के नाम से लिखा हुआ था, हेडलाइन। तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया। देखिए, इंडिया बाय द नाइल एक फेस्टिवल है जो इजिप्ट में होता है, ठीक है। और इजिप्ट बाय द गंगा एक फेस्टिवल है जो इंडिया में होता है, जो पिछले साल सितंबर में इजिप्ट के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। तो हमारे बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिस MOU के तहत ये बात हुई थी कि हम लोग एक फेस्टिवल मनाएंगे, दिखाते हुए कि इंडिया का कितना महत्व, वो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है, कि हमारा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, उस बात को लेकर था। इंडिया बाय द नाइल फेस्टिवल है और इजिप्ट बाय द गंगा फेस्टिवल है। उसका उस हेडलाइन से मतलब नहीं है, पर वो जो हेडलाइन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि युगांडा के साथ काफ़ी ट्रेड इंडिया कर रहा है और एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ रहती है जो कि नील नदी के किनारे है। और ऑफकोर्स जिंजा को
1862 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन स्पीक ने ढूंढा था। और आगे बढ़ते हैं, जिंजा है कहाँ? देखिए जिंजा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप मैप पे ध्यान देंगे तो आपको फायदा होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं कि इसकी कौन सी बाउंड्रीज किस देश के साथ लगती है या नहीं। अब देखिए ये युगांडा है, ठीक है, ऊपर साउथ सूडान है। अब देखिए यहाँ पर आपको तंजानिया के साथ लेक विक्टोरिया यहाँ मिलेगी। अब इधर रवांडा है। ये रही आपका जिंजा, यहाँ ऊपर इस साइड कहीं होगा, ये रहा जिंजा इसके जस्ट साइड में। तो वाइट नाइल यहीं से बनती है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और यहाँ कीनिया है, ऊपर साउथ सूडान है। तो बाउंड्रीज किसके किसके साथ? सूडान, युगांडा की लगती है साउथ सूडान के साथ, कीनिया के साथ, तंजानिया के साथ, रवांडा के साथ और कॉन्गो के साथ। ये सारी कंट्रीज के साथ बाउंड्री लगती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा वहाँ पर है तो आपको पता रहेगा कि तंजानिया के साथ मिल रही है, यहाँ पर जंगल है, तो आप ऐसा फ्रेम कर पाएंगे आंसर अगर यूपीएससी एग्जाम में आ भी गया तो। अब देखते हैं, मौसुल को रिकैप्चर कर लिया है इराकी आर्मी ने। मौसुल एयरपोर्ट को रिकैप्चर किया है इस्लामिक स्टेट से थर्सडे को। मौसुल कहाँ है? इराक में। इराक कहाँ है? इराक है ईरान, टर्की, सीरिया और सऊदी अरेबिया के इधर बीच में। तो ये इराक का एक, जो टर्की के साइड का इधर मौसुल बहुत ही महत्वपूर्ण था। पिछले 3 महीने पहले इनमें बैटल ऑफ मौसुल हुई थी जहाँ पर इनको हराया गया था और मौसुल का एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउथ ईस्ट और इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इस पर काफ़ी लंबे स्तर तक अब कब्जा हो चुका है इराक की आर्मी का, जिसको अमेरिकन आर्मी ने बैक किया हुआ। ISIS लगातार छोटे से सिस्टम में पिछड़ के रह गई है। तो आप आगे देखते हैं, WTO प्रपोजल इंडिया ने दिया है ग्लोबल सर्विसेज पैक्ट के लिए। तो इंडिया ने स्टार्ट किया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर इन सर्विसेज। देखिए कुछ पिछले साल या 2 साल पहले TFA साइन हुआ, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट गुड्स के ऊपर। ट्रेड फैसिलिटेशन क्या होता है? जो नाम से ही क्लियर है, ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब व्यापार को आप फैसिलिटेट करते हैं, उसको किस तरह बढ़ाया जाए या फिर किस तरह उसको जल्दी से जल्दी उसका संपन्नता की जाए। तो इसके लिए लिबरलाइज किए जाते हैं रूल्स, कानून वगैरह कम किए जाते हैं, आपकी कस्टम ड्यूटीज़ घटाई जाती हैं, स्टेप्स किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाया जाता है, ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी तो गुड्स आसानी एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगी। तो इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम सर्विसेज में चलाने की बात की थी, क्योंकि इंडिया में सर्विस सेक्टर मेन है, गुड्स तो इंडिया में मैन्युफैक्चर ज़्यादा होते नहीं है। तो अगर हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हाल ही में H1B1 वीज़ा का इशू है, तो इंडिया के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, तो लेबर मूवमेंट इंडिया के पास लेबर सरप्लस है। इंडिया लेबर सरप्लस मतलब ज़्यादा लेबर्स हैं और इस तुलना में कि जितने दूसरे देशों के पास, चाइना के पास गुड सरप्लस है, दुनिया में जितना माल वो बेचता है उससे ज़्यादा वो बना रहा है। इंडिया में लेबर ज़्यादा है। इंडिया को मूवमेंट चाहिए सर्विसेज की, या फिर इंडिया के जो लेबर है वो सर्विसेज दे पाते हैं, सॉफ्ट पावर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या फिर जो भी है इस तरह की बातें। तो इंडिया चाहता था कि इसको भी लिबरलाइज किया जाए। तो इंडिया ने इसके लिए पिच किया है और एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें एक गवर्निंग बॉडी होगी जो ट्रेड वगैरह के बारे में बात करेगी, जिस तरह जैसे TFA और गुड्स पे बात हुई थी। हालांकि TFA और गुड्स पे इंडिया ने पीस क्लॉज वाला इशू लाया था, एक अलग मुद्दा है जो हम बाद में कभी इकोनॉमी में अगर ये टॉपिक है डिस्कस करेंगे। पर अब TFA जो है गुड्स में वो वेडनेसडे को आ चुका है फोर्स। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट वहाँ आ चुकी है और अब ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज की बात हो रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ किया है। तो इंडिया में 60% जो हिस्सा है वो GDP से आता है, 28% एम्प्लॉयमेंट आती है, सर्विसेज इंडिया लेबर सरप्लस है। इस वजह से इंडिया को बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाए, कि इंडिया की लेबर मार्केट मूव कर पाए, इंडिया सर्विसेज दे पाए अमेरिका में। देखिए L1 जो सिस्टम है उसके थ्रू जो लेबर फोर्सेस मूव करती हैं, उन चीज़ों को क्लैरिटी के लिए इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ग्लोबल सर्विसेज पैक्ट हो सके। और इससे इंडिया को फ़ायदा है। फिलीपींस जैसी कंट्रीज जहाँ पे सर्विसेज ओरिएंटेड हैं, जो इनको सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि गुड्स तो हम कर नहीं पाते। तो ये और गुड्स को ट्रेंच लॉन्च हुआ है, एक ऐड आप देख सकते हैं। अगर देखिए गवर्नमेंट की स्कीम है, आप हमेशा ऐड को ध्यान रखिए, लंबे समय तक आपको याद रहेगा और एग्जाम में क्लैरिटी आएगी। देखिए गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी पिछले साल, 2 साल पहले। क्यों आई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में और लोगों के पास पड़ा हुआ, यूँ सड़ा हुआ है, पड़ा पड़ा लॉकर्स में सड़ रहा है। आइए आप क्यों ना आप हमें जमा करें, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। फिक्स इंटरेस्ट रेट 2.75% है। आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 ग्राम की है और कैपिटल गेन्स जो अनटैक्सेबल होते हैं वो मिलते हैं आपको इसमें। तो बॉन्ड्स जो होगी वो गवर्नमेंट बैंक के थ्रू या फिर स्टॉक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन या पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेचेगी। तो क्या होता है कि आप सोना जमा करें और आप बॉन्ड खरीदें, आप बॉन्ड खरीदें, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपका गोल्ड वहाँ पर जमा रहेगा, जिससे कि होगा क्या, गवर्नमेंट पे प्रेशर कम रहेगा, ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा और जो गोल्ड पड़ा हुआ उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2 स्कीमें थी, एक गोल्ड एक ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, और आपके लिए होमवर्क है मुझे बताना आपको कि दूसरा स्कीम कौन सी थी जो गोल्ड बॉन्ड के अलावा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी पिछले साल।
जो काफ़ी चर्चा में रही थी। हालांकि उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितनी सरकार को उम्मीद थी गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर या फिर जो दूसरी स्कीम थी उसको लेकर। आप बताएंगे कौन सी स्कीम थी वो? अब देखिए ये सितंबर में आई थी क्योंकि फिजिकल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है गोल्ड की। तो गोल्ड होने से क्या होता है, आपका सीएडी बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाता है। आप बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सर्वाधिक आयात करने वाला देश बन चुका था संसार में। तो इसको रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि ऐसी योजनाएं लाई जाएं। पर क्या है कि गोल्ड के साथ कुछ हमारे भावनाएं जुड़ी होती हैं एक स्तर की। अगर कोई फैमिली है तो अगर देखा जाता है अक्सर महिलाएं जो होती हैं परिवार जो वो एक सोने की एक मात्रा अपने साथ रखना हमेशा पसंद करती हैं। उनकी एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है उसके साथ। और वहीं जो परिवार है उसमें सोने को माना जाता है कि एक आपकी इज्जत की निशानी की तरह से। तो अब एक समाज बदलता जा रहा है तो हमें उसके साथ इवॉल्व करना चाहिए। और सेविंग्स के और भी कई विकल्प होते हैं जो पहले नहीं होते थे, इसलिए लोग सोना खरीद लेते थे। पर अब सेविंग्स के बहुत सारे विकल्प हैं। सरकार चाहती है वहाँ पे ध्यान बढ़े और इसलिए ऐसी स्कीम्स लाई जा रही हैं। देखिए आज हिंदू में ज़्यादा कुछ था नहीं प्रीलिम्स को लेके। अब हम पीआईबी पे चलते हैं। देखिए तो नहीं, पीआईबी से पहले हम एक काम करते हैं। जो हमने पिछला जो सितंबर का करंट अफेयर्स था, मैंने कोशिश की है कि उसके जो इम्पोर्टेंट समिट थे वो क्लियर हो जाएं आज। तो इस तरह हम अगर टॉपिक बाय टॉपिक करें तो हमारा पिछला सारा करंट अफेयर रिवाइज होगा। जैसे हमने पिछले शायद डिफेंस में कुछ स्टार्ट किया था, तो अभी हम सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद हम इकोनॉमी का रिवाइज कर लेंगे। इस तरह सारा पिछला भी रिवाइज होता चला जाएगा। तो देखिए 17th नैम समिट हुई थी पिछले साल सितंबर में। तो नैम क्या है? नन अलाइनमेंट मूवमेंट। और कहाँ हुई थी? मैगरीटा वेनेजुला में। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो वाइस चांसलर थे उन्होंने सॉरी इसको अटेंड किया, पीएम हामिद अंसारी ने। तो जो वाइस वीसी लिख दिया मैंने, अब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हामिद अंसारी, इन्होंने इसको पहली बार वेनेजुला में इसको अटेंड किया। अक्सर क्या होता था, हमेशा प्रधानमंत्री ही भी जाते थे। इससे पहले 1979 में हवाना में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, पर क्योंकि वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट थी इसीलिए। तो एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए वहाँ। इसलिए नहीं गए क्योंकि दिखाता है कि नाम की जो इंटरनेशनल पहचान है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब उसका उतना यूटिलिटी नहीं रही। ये 1961 में बनाया गया था, गुटनिरपेक्ष जिसे कहते हैं। इसके 120 मेंबर हैं। और जो बनाया गया था तो इसको इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर, घाना के खामेन निक्रुमा और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटू के ने इसको बेसिकली बनाया था उस समय में कि हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपनी पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएंगे। इसकी पहली समिट बेलग्रेड में हुई 1961 में। तो देखिए ये कहाँ हुआ? 17 समिट मैगरीटा वेनेजुला में। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं गए, प्रधानमंत्री नहीं गए, तो इसलिए मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि 17 समिट कहाँ हुई। तो आपको बताना है वेनेजुला में, मैगरीटा में। और कौन गए थे? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे। अदरवाइज आदमी सीधा पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लगा देता है एज अ डिफॉल्ट। पहली वाली कहाँ हुई थी? बेलग्रेड। कौन कौन थे, किसने किसने कंसीव किया था, किनकी विचारधारा से उत्पन्न हुआ था? और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था उस समय जबकि दुनिया गुटों में बट चुकी थी। तब एक गुटनिरपेक्ष सिस्टम लाया गया था। अब देखिए वो किस चीज़ को लेकर थी? वो थी कि एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर और आर्म्स रेस से बाहर ना। ये छोटे छोटे देश जो आज़ाद हुए थे, छोटे या बड़े, ये अपने आप को हटा के रखना चाहते थे इस युद्ध की रणनीति से कि हम युद्ध करेंगे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच के जो फ़र्क है उसके बीच में। और ये उन देशों की आवाज़ थी जो कि खुद के आज़ाद हुए थे और जो ब्लॉक वॉर्स में नहीं जाना चाहते थे। पर 1990 में जैसे ही सोवियत यूनियन का विघटन हुआ उसके बाद, और जब भूमंडलीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है वो आ चुका है, तो नाम की जो रेलेवेंस है, जो इसकी महत्ता लगातार घटती ही जा रही है। और ग्लोबल एजेंडा भी चेंज हो चुका है। नाम के जो बड़े बड़े देश थे, देखिए इसमें नाम में हम देखिए इजिप्ट था, वो खुद अमेरिका का पार्टनर है। इंडिया अब पहले रशिया फिर अमेरिका की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट कर चुका है। यूगोस्लाविया जो एक मेंबर देश था वो तो रहा ही नहीं। और घाना ने भी कितनी विशेष रुचि नहीं दिखाई। तो इस मूवमेंट को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसकी महत्ता घटती ही जा रही है। पर काफ़ी बातें चल रही थी इसको रीवॉल्व करने की, इसको दोबारा से एक नए स्तर पर लीड करने के लिए। तो इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, G4, G20, ब्रिक्स, जहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में बैठकर बातें करती हैं और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश जारी है। तो इस वजह से इसका रिलेवेंस गिरता जा रहा है। नाम पे इतना ही है। और एक 14th इंडिया आसियान समिट भी हुई थी। अब आसियान क्या है? 10 देशों का समूह है। पर पोस्ट 1990 जब इंडिया का यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो इंडिया ने अपना जो आर्थिक रुख था वो बदला था और लुक ईस्ट की बात की थी। क्योंकि विघटन के बाद अब इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर रशिया रहा, यूएसएसआर नहीं रहा था। तो इंडिया को एक
चेंज चाहिए था, तब इंडिया ने देखा कि भाई ईस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की रिलेशनशिप आई थी 1990s के बाद। पहला था 1991 टू 2002, जहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन आसियान के साथ बढ़ाया जाए, जो 10 देशों ग्रुप है। फेज टू 2003 से लेकर 12 तक रहा था, जहाँ कोशिश की गई थी कि लुक, इस पॉलिसी को अब चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक हमने फैला दिया था। और फेज थ्री था जिसमें 2012 से चल रहा है, जिसमें सिर्फ हम इकोनॉमी ही नहीं, सिक्योरिटी, पॉलिटी, जॉइंट एफर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन्स, ठीक है, सब कुछ की बात आ रही है। टेररिज्म एक्टिविटीज को कंटेन करना, तो इसको इवॉल्व किया जा रहा है हर तरह से। पहले बेसिक आसियान के साथ किया, दूसरे स्टेप में हमने कोशिश की और कंट्रीज जो थी उस रीजन की उनके साथ किया जाए, और तीसरा रीजन था कि इसको मल्टीलैटरल किया जाए, सिक्योरिटी, मल्टी स्टेक होल्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, सीलियन प्रोटेक्शन, और सब कुछ को एक्सपेंड किया जाए। अब देखते हैं पहले ये सॉरी आसियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, बने जेरूसलम और फिलीपींस। देखिए 10 आपके देश हैं, और ये रीजन में आता है, इंडिया और चाइना के इस साइड के इस कोने में आता है। तो ये सारे देशों ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की, अपनी डेवलपमेंट, इन्हें टाइगर इकोनॉमीज भी कहा जाने लगा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से विकास किया। इसमें कुछ को छोड़े है तो अगर म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ये तीन देश जो इनके वीक स्पॉट है, और ख़ास बात, म्यांमार इंडिया का पड़ोसी है और नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, तो हमारा वहाँ मार्केट क्रिएट हो सकता है। और यहाँ खास बात देखिए, वियतनाम भी यहाँ है, जिसके साथ इंडिया अलग रिलेशन बढ़ा रहा है चाइना को देखकर। और इन सब में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है अभी सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी। तो इस वजह से आसियान की रेलेवेंस बढ़ती ही जा रही है। तो ये 10 मेंबर स्टेट आसियान के। अब देखिए आसियान के साथ इंडिया क्या संबंध है। देखिए ये आसियान हो गया, और ये आसियान हो गया, फिर इनका यहाँ चाइना आ गया, ये इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देशों का जो ग्रुप है, आरसीईपी प्लस आरसीईपी बनाने वाले थे ये मिलके। सॉरी, ये रशिया को हटा दिया जाए तो आरसीईपी की बात हो रही थी। आरसीईपी की बात हो रही थी। आरसीईपी के तहत इन सब देशों को मिलकर एक ट्रेड रिजीम बनाया था, जो कि टीपीपी को के खिलाफ होता, मतलब जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी। पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद टीपीपी अब ना रहे, तो शायद आरसीईपी भी उसका असर पड़े। पर मुद्दा ये है कि आसियान के साथ इंडिया की समिट क्यों होती है, ये तो आपने पता चला। और इसका महत्व क्यों है, इसका महत्व इस तरह है कि कौन आर्थिक रूप से भी इसका महत्व है। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है इन आसियान के साथ इंडिया का, अराउंड आसियान और इनका जो ट्रेड आउटपुट है वो $4 ट्रिलियन है। आसियान के जो मेंबर्स हैं इनके साथ और इंडिया को मिला दिया जाए तो चाइना के साथ इन सबको दिक्कत है, और हमें भी दिक्कत है। उस रीजन में वियतनाम हो गया, चाहे देखिए वियतनाम हो गया, या फिर अब देखिए वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब को अभी चाइना से दिक्कत चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का के थोड़ा, सिंगापुर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर भी है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं, चाइना फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी है, ट्रेड है, सी लेन्स ऑफ सिक्योरिटी की बात है, आरसीईपी की बात चल रही है, वर्ल्ड ट्रेड आउटपुट बहुत ज़्यादा है, इंडिया को एक एक्स्ट्रा मार्केट देती है वो वेस्ट के अलावा, जहाँ पर इंडिया निवेश कर सके। नहीं तो अमेरिका पर ज़रा डिपेंडेंट होंगे तो अमेरिका डूबा तो आप डूब गए। तो यहाँ पर एक विकल्प है, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का एक गेट वे है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से आप एंटर करेंगे म्यांमार, सीधा यहाँ से व्यापार चलेगा, तो ये आपका पूरा रीजन बेहतरीन रूप से डेवलप होगा, जो अभी हो नहीं सका क्योंकि लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। वहाँ पे आपके पास सड़कें नहीं है और व्यापार का साधन नहीं है। एक बार वो एरिया बढ़िया से डेवलप हो पाया तो आप उसको अच्छे से अपने देश में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं, सार्क की हुई थी समिट जो कैंसिल हो गई। सार्क माइनस पाक की बात चल रही है। पाकिस्तान के बनाम भारत मोटर एक्ट साइन हुआ गया था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। G20 समिट की बात करते हैं। G20 समिट भी हुई थी जो ग्वांगजो में हुई थी, और 11 समिट थी। G20 में 20 वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। इनका जो मिशन स्टेटमेंट था वो होता टुवर्ड्स एन इनोवेटिव, इन्वाइग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड इकोनॉमी। आप याद रखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पर बहुत बड़ा है। पर इतना है कि इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात की थी, इन्वाइग्रेटेड इंक्लूसिव इकोनॉमी, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। और वांगजो कंसेंसस बना था। हैंगजो कंसेंसस के तहत क्या था कि कोऑर्डिनेटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए जाएंगे, ओपन ट्रेड करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ताकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सबको मिल सके, बेनिफिट फॉर ऑल। क्या करेंगे आप? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब जो अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो आउटलुक है बृहद स्तर पे, उसे एक तरह कोऑर्डिनेट करेंगे, व्यापार को खोलेंगे और इनोवेशन को लाएंगे, ताकि सबको ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिल सके, भूमंडलीकरण सिर्फ कुछ चंद देशों में सिमट के ना रह पाए। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो थी फ्रेंडशिप 2016 पाक रशिया मिलिट्री ड्रिल, जो पिछले साल सितंबर में हुआ था। ये इसलिए खतरनाक था क्योंकि उरी अटैक के बावजूद रशिया ने किया था। रशिया ने पहले आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था पाकिस्तान पे, मतलब वो उसको
कभी भी हथियार नहीं बेचते थे। 2014 में आर्म्स एम्बार्गो हटा, 2015 में 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स रशिया ने पाकिस्तान को बेचे थे, और अब सीपेक में भी वो भागीदारी की बात कर रहा है। तो इंडिया के लिए खतरनाक है ये। हालांकि इंडिया ने भी अपने रिश्ते बदल लिए हैं, पर रशिया क्यों बदल रहा है इसको जानने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया अमेरिका के पास जा रहा है, चाइना रशिया के पास जा रहा है, तो एक अलायंस सी क्रिएट हो रही है, जो कि कोशिश है अमेरिका को रोकने की, और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो उसके साथ इंडिया को मूव करना पड़ेगा। इंडिया अपने हथियार अमेरिका, रशिया से, इसराइल से ले रहा है, तो उससे रशिया को लॉस हो रहा है। और इंडिया और रशिया का ट्रेड ज़्यादा बढ़ा नहीं, $10 बिलियन भी नहीं है, $2 या $3 बिलियन ही ट्रेड है। और अमेरिका के साथ, चाइना के साथ इंडिया ने $100 तक पहुंचा दिया है, तो वो दिखाता है कितना डिफरेंस है। तो इस बारे में काफ़ी समस्या है। आर्मामेंट और ट्रेड मूवमेंट बढ़ रही है इस मूवमेंट पाक रशिया में। तो इसे कहते हैं रिक आर सॉरी PR PRC की बात हो रही है, पाकिस्तान रशिया चाइना एक्सेस, और इसमें ईरान को भी जोड़ने की बात चल रही है। तो इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान है, IPRC। तो इंडिया नहीं चाहता कि नेक्सस बने, और इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया की जो समस्या है उनका भी समाधान किया जाए, क्योंकि रशिया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि फ्रेंडशिप जॉइंट मिलिट्री कहाँ कहाँ हुआ था, तो वो जो पाक रशिया में हुआ था। अब आगे देखते हैं, जो मैं कहता था चाइना ट्रेड रूट है जो बना रहा था, ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि। यहीं पर आपका साउथ चाइना सी में समस्याएं खड़ी हैं इन सब देशों के बीच में, इन सब है। और हालांकि अनक्लॉज परमानेंट कोड वाशिंगटन ने चाइना के खिलाफ डिसीजन दिया, फिर भी चाइना उसको नहीं माना, चाइना की दादागिरी चल रही है। तो अब देखिए यहाँ पर एक देश है वियतनाम, ये रहा, जो कि चाइना से लगातार भिड़ा हुआ, और इंडिया के रिलेशनशिप इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप बढ़ने की बात हो रही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वियतनाम को इंडिया ने 500 मिलियन का क्रेडिट दिया था पिछले साल। ब्रह्मोस बेचने की बातें चल रही हैं, और से चाइना बहुत दुखी है कि यार ब्रह्मोस बेचेंगे तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। इंडिया मलेशिया थाईलैंड में भी एक ये है कि एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, जिसको इंडिया कह रहा है कि एक्सटेंड करके भाई हम यहाँ से वियतनाम में घुसा देंगे, तो वियतनाम का भी काम हो जाएगा। और ONGC विदेश को ब्लॉक मिले हुए हैं यहाँ, जिसको चाइना ने रुकने की कोशिश की थी पिछले साल। ONGC ब्लॉक 127 128 पे काम चल रही है, यहाँ बहुत सारा तेल भी है, नेचुरल गैस है, तो इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है वियतनाम के साथ इंडिया। इसके फ्लैश पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं PIB के तहत। PIB में क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि PIB में एक भारत बोध पर एक राष्ट्रपति जी ने एक भाषण दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत बोर्ड असल में क्या था कि इग्नो और भारतीय शिक्षण मंडल ने मिलकर एक इवेंट किया था, जिसमें अब आइडिया ऑफ भारत, मतलब भारत को बोध, भारत का क्या वो है मेन आइडिया, इसके बारे में उन्होंने मार्क ट्वेन को कोट किया था वहाँ पे अपनी स्पीच में कि इंडिया द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड ट्रेडिशन, मतलब बड़ी बड़ी बातें ऑफकोर्स की थी। तो ये ऐसे के लिए बहुत अच्छा फॉर्ट है, हो सके तो आप यहीं इस PDF जब आपको मिलेगी इससे कवर कर लें। अगर आपके नोट्स कंपाइल करें तो इसको एक जगह रखें, क्योंकि ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं। इन्होंने एक बात की, आइडिया ऑफ भारत फ्लोज फ्रॉम द एटर्नल विजडम ऑफ रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, कि हमारे जो भारत की सोच है वो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से बहती चली आ रही है, या फिर भारतीयता क्या है, इसको इन्होंने डिफाइन किया है कि जब हमारी जो कंटिन्यूटी है वो दिखाती है हमारी भारतीयता क्या है। तो ये असल में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं सलाह दूंगा PIB के वो आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लें, या फिर ये PDF में भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए हैं। भारतीय वर्ल्ड व्यू क्या है, भारतीयता क्या है, या फिर जो एक कोट है, ये सारी चीज़ें मेंस और ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं, पर क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने कहा कि आपको कर लेना चाहिए। कैसे हम अपनी जो हमारा सेलिब्रिटी, हम डाइवर्सिटी में जो को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमारे में विविधता है, हम इसी को, जो विविधता को हम जो अपनी सेलिब्रेट करते हैं, यही दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा भारतीयता है। सेलिब्रेटिंग और डाइवर्सिटी इन कन्फ्लुएंस एंड चेंज विद कंटिन्यूटी शोज आर भारतीयता। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इसमें ऐसे बहुत फेवरेट टॉपिक आते हैं, और प्रेसिडेंट का ऐसे है, आप इसको कोट कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे उठा के कुछ भी डाल सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता। अगला पॉइंट है INS बेतवा, जो था खड़ा हो चुका है। अब ये फिसल गया था मुंबई डॉकयार्ड पे, ये INS बेतवा जो कि पाएगा अप्रैल 2008 में। देखिए ये फिसल गया था। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास क्रेन नहीं थी इसको उठाने के लिए, क्रेन मंगाई गई, तो अभी दोबारा खड़ा हुआ है। मुंबई डॉकयार्ड में लास्ट ईयर फिसल गया था। ज़्यादा कुछ है नहीं। CBC मित्रा एक ऐप लॉन्च हुई है जो कि GST के बारे में जानकारी देगी लोगों को। CBC ने 24/7 एक हेल्पडेस्क CBC मित्रा लॉन्च किया, जहाँ पर आप पता कर सकते हैं GST या टैक्सेशन को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिए CBC मित्र किस चीज़ को लेके है। आगे बढ़ते हैं। हमारा साइंस एंड टेक का जो हमने कल डिस्कस किया था कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि कुछ क्रूज मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो साइंस एंड टेक का आज का टॉपिक है क्रूज मिसाइल्स। देखिए, तो क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं? जो गाइडेड होती हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से प्रोजेक्टाइल नहीं होती, वो जाती हैं, टारगेट को हिट करती हैं, काफ़ी फास्ट होती हैं और काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, और स्ट्राइक्स करने के लिए फेमस है कि एक जगह को अगर आपको स्ट्राइक करना है, जैसे यहीं पर आपको अटैक करना है, तो ये सीधा जाके यहाँ पर अटैक करेगी, उसको उड़ा देगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम क्रूज मिसाइल्स के बारे में जानें, क्योंकि तीन क्रूज, दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे निर्भय, पहली बात, निर्भय एक क्रूज मिसाइल है जो कि ऑल वेदर लो कोस्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों लेके जा सकती है। कन्वेंशनल मतलब आमतौर पर विस्फोटक, न्यूक्लियर ऑफ कोर्स न्यूक्लियर विस्फोटक। तो निर्भय जो है वो टारगेट को पिक कर पाएगी, मल्टीपल टारगेट को अटैक कर सकती है एक साथ। इसमें लॉटरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि जैसे ये एक टारगेट है, ठीक है, तो सीधा जाके इसको नहीं अटैक करेगी, यहाँ से घूम के आगे तब मारेगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ कुछ लगा रखा है, यहाँ पे मान चलो कोई सिक्योरिटी कॉर्डन है, आपको इधर से अटैक करना, तो आप घुमा के इसको मार दो। तो गाइडेड बहुत अच्छे से सेवरल मनूवर कर सकती है, हवा में ऐसे ऐसे घूम के आ सकती है। तो अगर इसको आप अटैक करने की कोई और मिसाइल भेज रहे हैं, तो इसको चकमा दे सकती है। और असल में जो मेन मुद्दा था, इसको ब्रह्मोस की जो रेंज है 290 किलोमीटर, ये उससे ज़्यादा 1000 किलोमीटर के आसपास की बनाने की बात चल रही थी, जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ब्रह्मोस से बड़ा वर्जन। पर अभी तक 3-4 ट्रायल हुए और तीनों ट्रायल अनसक्सेसफुल रहे हैं। और तो इस पे काम चल रहा है, कहा जा रहा है, कई रिपोर्ट्स थी कि इसको शायद रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। निर्भय शायद काम आगे चले, पर अभी तक जो बात है यही है। अब देखिए, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये डिलीवर कर सकती है, वही बात है। एक पिक्चर देख लें निर्भय है, ताकि आपको ज़्यादा याद रहे, 1000 kg की है। और क्योंकि ब्रह्मोस सुपर सोनिक है, और तो ये सब सोनिक है, और निर्भय उसका एक एक्सटेंड वर्जन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जो हमारी ब्रह्मोस, जो सबसे हाई प्रोफाइल इंडिया की मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र और मॉस्को दो नदी के ऊपर इसका नाम है। ये इसकी स्पीड है 2.8 मैक से लेके 3 मैक तक। ये फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड के भी, और इसका लो रडार सिग्नेचर है, मतलब काफ़ी कम रडार को इसको वो ट्रैक कर पाते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट है। फायर एंड फॉरगेट क्या होता है कि आप अटैक करते हैं, आप उसके बाद वो लोकेशन अपना याद नहीं रखता, तो आप उसको ट्रैक वहाँ पर नहीं मार सकते कि आखिर मिसाइल आई कहाँ से। इसके बाद लैंड, सी और एयर बेस्ड ऑप्शन है। लैंड से भी, एयर से भी, सी से भी, सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं इस ब्रह्मोस को। और ब्रह्मोस ट्री अभी 2 भी प्रोसेस में बन रही है, जो कि 7 से 8 मैक तक की स्पीड होगी, जो काफ़ी तेज़ होगी, और इसका वेट भी कम होगा, कई जगह से मैन्यूवर कर पाएगी। तो देखते हैं ब्रह्मोस में है क्या। ये आपका ब्रह्मोस है, ठीक है। वैसे आपको अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वैसे मैंने सब कुछ कवर कर ही रखा है, ध्यान नहीं, ऐसे दिखाने के लिए था कि इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ। और ये 5 से 7 साल में इंडिया ब्रह्मोस 2 बनाने वाला है। ये असल में 2 का एक पिक्चर है, जो मुझे एक वेबसाइट से मिली थी। तो इसमें मिसाइल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ये है कि बहुत स्लीक है, सीधा टारगेट पे मार कर पाएगी, और फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होगा, शिप के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में भी काम आएगी। तो ये बातें हैं, जब ब्रह्मोस 2 आएगी तब बात करेंगे। पर ब्रह्मोस 1 अभी है, 2 आने वाले, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, शायद मार्च या अप्रैल तक ही अगर आने वाली है, तो और ज़्यादा लाइमलाइट में होगी। यह ब्रह्मोस 1 जो हमारी थी, इसकी 3000 kg वार 300 kg वॉरहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस 2 1000 kg तक वॉरहेड ले जा पाएगी। लिफ्ट ऑफ वेट इसका ज़्यादा है, ब्रह्मोस 2 का कम होगा। और 290 किलोमीटर की रेंज है। ये जो दूसरी है, ये शायद 800 किलोमीटर की रेंज के आसपास है, ब्रह्मोस 2, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मोस इंडिया वियतनाम फिलीपींस को पिच कर रहा है, जिससे चाइना भड़क रही है, और कई सारे मुद्दे हैं जो इस वजह से काफ़ी खतरनाक से लगे हैं। पर ब्रह्मोस एक बहुत ही खास मिसाइल है, जो इंडिया रशिया ने जॉइंट वेंचर पे बनाई है। अब देखिए, एक अस्त्र, एक प्रोजेक्ट है लो एयर टू सरफेस टू एयर अटैक करने के लिए लो रेंज एक मिसाइल है, अस्त्र। देखिए, अस्त्र क्या है कि विजुअल रेंज से बाहर है, कि आपने अस्त्र यहाँ से गया, ये प्लेन उड़ रहा है, टारगेट को मारा और कहानी ख़त्म। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काम आएगी, आप जहाज में लगा दो और उससे भी अटैक कर सकते हैं। और ये भी, ये देखिए, बैलिस्टिक कंट्रोल दोनों होती है, ऐसे कंट्रोल करके भेजा, यहाँ बैलिस्टिक बन गई है, मतलब मार के और सीधा नीचे। तो अस्त्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट को अटैक करेगी, 20 किलोमीटर शॉर्ट रेंज वाली है, और लॉन्ग रेंज 80 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा उतनी फेमस मिसाइल इसलिए नहीं है ये अस्त्र। पर ये सुखोई MK30 MKI के साथ लगी हुई है, कि उसी से थ्रू मारेगी और सीधा सामने वाले को उड़ा देगी। तो अस्त्र का मतलब ये होता है अस्त्र शस्त्र, समथिंग लाइक दिस। तो आप उसको मान लीजिए कि एक फाइटर प्लेन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएगी है।
अब बराकेट मिसाइल जो इंडिया और इसराइल का जॉइंट वेंचर है, ये कि एक वायर बॉर्न थ्रेट जो है इसको रोकने के लिए, एंटी शिप मिसाइल को रोकने के लिए, यूएवी एयरक्राफ्ट ड्रोन सबको रोकने के लिए काम करेगी। इसमें क्रूज मिसाइल, सबसोनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके मेन फीचर्स है कि लॉन्ग लॉन्ग रेंज है, डेटा लिंक टू वे है, एक्टिव रडार सीकर मिसाइल है, 360 डिग्री का कवरेज है, वर्टिकल लॉन्च है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एयर टू एयर अटैक करके वहीं पर किसी चीज़ को उड़ा सकती है। ठीक है। अब ये भारत डायनेमिक्स बनाने वाली है। इसका इंटरसेप्शन रेंज 70 किलोमीटर का है। खास बात ये कि जो पाकिस्तान या चाइना से बाद में कभी अटैक आया तो इसको ऊपर उड़ा देगी है। और मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस ये है कि आप अटैक भी कर सकते हैं, और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। ये दोनों तरह की बातें हैं 9 किलोमीटर रेंज का। तो देखिए, इसको आर्मी ने इसकी डिमांड की थी, एयरफोर्स ने भी इसकी डिमांड की थी, नेवी ने भी डिमांड की थी। तो तीनों के पास बराकेट जाने वाला है। हाईली डेवलप्ड रेंज ऑफ मिसाइल है। तो देखिए, क्रूज तो हमारा इतने अब हम कल करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आप बेसिकली अस्त्र वगैरह को तो ध्यान ना भी दें, तो बराकेट अभी थोड़ी डेवलपिंग फेज में है, बराकेट को कवर कर लेना। और ब्रह्मोस को तो ऑफकोर्स कवर करना ही, ब्रह्मोस 2 है। फिर निर्भय का क्या होता है वो देखेंगे। और एक दो छोटी छोटी मिसाइलें जो मैंने कवर नहीं की, आकाश तो शायद नहीं है, वो शायद बैलिस्टिक है। कल बैलिस्टिक्स में आकाश अग्नि वगैरह कवर करेंगे, पृथ्वी सीरीज़ या फिर नाग जो टैंक की इंडी टैंक मिसाइल्स है। देखिए, आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। और अगर आपको लग रहा है कि हमें कहीं सुधार करना है तो आप बताएं क्या सुधार करना है। और अगर आपको लग रहा है कि इसे कुछ दिनों के लिए रुकना चाहिए तो हम रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। धन्यवाद।